अस्सलाम वेलकम बैक। पिछली क्लास रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ चीज़ों की बात की थी अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने लेरिंग्स तक आई थिंक डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम द ट्रेकिया। ट्रेकिया आपको पता है, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं विंड पाइप। और विंड पाइप जो है यानी कि हवा की नाली, ठीक है। ये एक ट्यूबुलर पैसेज वे है। ट्यूबुलर पैसेज वे यानी एक पूरा ट्यूब है जिसका तकरीबन 12 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और 2.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है, डायमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो सी शेप कार्टिलेज होते हैं इस तरह के, अगर मैं, हाँ ये तो इस तरह होगा, सी शेप कार्टिलेज होगा, यानी कंप्लीट बंद नहीं है ऐसे, ठीक है। सी शेप कार्टिलेज होगा और इस 12 सेंटीमीटर के पाइप में तकरीबन 16 से 20 सी शेप कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसको अगर हम कार्टिलेज को निकालेंगे ना, तो ये सिर्फ मसल्स की एक लेयर रह जाएगी और वो एक दूसरे के साथ मतलब चारों तरफ से ऐसे चिपक जाएगी, तो फिर सांस नहीं ले पाएगा बंदा। इसीलिए यहाँ पे ये सी शेप कार्टिलेज होते हैं ताकि सांस लेने में आसानी हो और ये खुला रहे, ये जो एरिया है ना, ये जो रास्ता है वो बिल्कुल ओपन रहे। अच्छा, ये जो है हमारे इंटीरियर टू द एजोफेगस, यानी हमारे एजोफेगस के बिल्कुल पीछे, जैसे ये एजोफेगस है, ठीक है। तो एजोफेगस के आगे हमारा ट्रेकिया मौजूद होता है, ठीक है। तो इंटीरियर टू द एजोफेगस, और ये इसके ऊपर लेरिंग्स होता है, यानी कि लेरिंग्स से स्टार्ट होके नीचे आता है तकरीबन फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा। आपको पता है यहाँ पे वर्टेब्रा होते हैं, तो जो पांचवा थोरेसिक वर्टेब्रा होता है ना, वहाँ पे आके, फॉर एग्जांपल ये पांचवा वर्टेब्रा है, तो यहाँ पे आके ये ऐसे ख़त्म हो जाता है इस एरिया पर, ठीक है। और फिर आगे जाके ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई कहते हैं या प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। देखें, मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं। देखें, ये हमारा हो गया एजोफेगस, ये हमारा हो गया ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया आगे जाके ऐसे ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जो राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई कहलाता है, ठीक है। सिंपल, बस आपने यही चीज़ याद रखनी है। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो इसके साइजेस, उसके सी शेप कार्टिलेज और उसका लोकेशन जो कि आपको क्लियर हो। इसके बाद हम आते हैं ब्रोंकाई पे। ब्रोंकाई जो है वो हमारे फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा के सुपीरियर बॉर्डर पे मौजूद होते हैं, यानी उसके ऊपर, ठीक है। और ट्रेकिया जो है वो आगे जाके वही बात दो लेफ्ट और राइट पल्मोनरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, जो कि आगे जाके लंग्स में एंटर होता है, ठीक है। अब ये जो लंग्स है ये फिर मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, राइट लंग में और लेफ्ट लंग में, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इसके इर्द गिर्द आपको एक लेयर मिलेगी दैट इज सीडो स्ट्रेटिफाइड। सीडो स्ट्रेटिफाइड एक टिश्यू का एक टाइप होता है, ठीक है। सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ये टिश्यू का एक हिस्सा होता है, ठीक है, जो कॉलम टाइप होते हैं ऐसे, ठीक है। और एपिथेलियम उसका नाम होता है। सीडो स्ट्रेटिफाइड मतलब सही तरीके से वो स्ट्रेटिफाइड नहीं है ये। खैर, टिश्यूज़ आपने पढ़े होंगे या हम किसी और दिन इस पर बात करेंगे, अभी ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, ठीक है। एट द पॉइंट वेयर ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट इज़ नोन एज कैरिना, यानी या वो पॉइंट जहाँ पे ये ट्रेकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, यानी ये वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं कैरिना, ठीक है। तो कैरिना जो है वो पॉइंट है जो कि लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई जहाँ से निकलते हैं, ठीक है। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर वही बात लोअर ब्रोंकाई उसको कहते हैं जो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। और इट डिवाइड्स इनटू 9 और 10 टर्शरी ब्रोंकाई, मतलब मज़ीद उसको तीसरी दफ़ा जब वो डिवाइड होते हैं तो 9 से 10 दफ़ा फिर डिवाइड होते हैं, उसको कहते हैं टर्शरी ब्रोंकाई या सेगमेंटल ब्रोंकाई, ठीक है। फिर टर्शरी ब्रोंकाई जो है मज़ीद डिवाइड होते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स तक ये पहुँचते पहुँचते तकरीबन 27 टाइम्स डिवाइड हो चुके होते हैं, यानी कि ये 4-5 दफ़ा लंग्स में एंटर होने के बाद भी डिवाइड होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये इतने छोटे बन जाते हैं कि ये ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। दैट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जिसको आप ऐसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। फिर ब्रोंक्यूल जो है इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, वो आखिरी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है वो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं।
और इसी तरह इसको हम ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। यानी आपने उसका डायग्राम अगर देखा हो तो आपको बिल्कुल एक मतलब दरख्त की तरह एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। ठीक है, ये आपको वो दिखाया गया है स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स एंड ट्रेकिया सारी चीज़ आपको दिखाई गई है। ये जो आपको इसमें विज़रल प्लूरा बताया गया है, ये इस लंग्स के इर्द गिर्द एक लेयर होती है दैट इज नोन एज विज़रल प्लूरा। ठीक है, फिर इसके भी अंदर दो लेयर होते हैं, एक प्लूरल कैविटी, एक पेराइटल लेयर और एक प्लूरल लेयर। ठीक है, खैर वो अलग बात है। ओके, इसके अलावा इसमें फिर आते हैं अल्वियुलर डक्ट्स। अल्वियुलर डक्ट्स क्या होते हैं? हमारे अल्वेलाई के अंदर जो है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल ओपन इनटू इंटेंसिव चैम्बर कॉल्ड अल्वियुलर डक्ट्स, यानी कि छोटे छोटे से चैम्बर होते हैं, खाली सी जगह होती हैं जिसको अल्वियुलर डक्ट्स कहते हैं, और ये हमारे एयर पास होने का एक रास्ता होता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आप देखेंगे अल्वियुलर सेक्स, तो अल्वियुलर सेक्स जो है ये कॉमन चैम्बर होते हैं जो कि हर अल्विलाई में मौजूद होते हैं, और अल्विलाई हमारा रिस्पायरेटरी सरफेस होता है जहाँ पे जाके वो हवा का एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, अल्विलाई इज अ कप शेप्ड आउट पाउचिंग लाइन विद अ सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्विलाई जो है वो हमारे कप शेप लाइक होता है, और उसके जो टिश्यूज़ है वो सिंपल स्क्वाइमस है, ये चीज़ याद रखनी है। अल्वियुलर सेल्स जो है वो हमारे अल्वियुलर सेल में इम्यूनिटी का काम करते हैं कि वहाँ पे जो है वो कोई भी इस तरह की कोई ख़राब चीज़ हो तो उसको ख़त्म करना। इट इज़ सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, जो कि मेन गैसियस एक्सचेंज के साइड्स पर मौजूद होते हैं। अल्वियुलर सेल जो है वो मतलब बॉडी की, या फिर आप कह सकते हो कि अल्वेलाई की एक सिक्योरिटी होती है जहाँ पे वो मौजूद होते हैं। ठीक है, टाइप 2 अल्वियुलर सेल जो है वो सेप्टल सेल्स भी उसको कहते हैं। ये राउंडेड और क्यूबाइडल होते हैं, यानी क्यूब लाइक, जिस तरह एक चकोर टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको अल्वियुलर फ्लूइड कहते हैं, और इस फ्लूइड का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ही हवा अंदर की तरफ जाती है उसको मॉइस्ट करवाती हैं। ठीक है, और उसमें जो है वो सरफेक्टेंट जो है वो हमारे सांस लेने में हेल्प करता है, और गैसियस एक्सचेंज इजीली करवाता है। ये केमिकल होता है जो कि वहाँ अल्वियुलर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जिन लोगों में ये नहीं होता, स्पेशली अक्सर बच्चों में पैदाइशी तौर पर ये कम होता है, तो फिर उनको सांस लेने में मुश्किल होती है और उनको बाहर से आर्टिफिशियल सरफेक्टेंट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि सरफेक्टेंट इज अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन, यानी कि ये फॉस्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन से बना हुआ एक मिक्सचर है जो कि हमारे टेंशन को, अल्वियुलर फ्लूइड को कम करता है, और जिसकी वजह से मतलब वो कोलेप्स नहीं होते ना, वो जो अल्विलाई है वो चिपकती नहीं है, तो गैसियस एक्सचेंज इजीली हो जाता है। इसके अलावा अल्वियुलर मैक्रोफेजेस, मैंने आपको बता दिया मैक्रोफेजेस इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो जब यहाँ पे ये होंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे अल्विलाई को साफ रखेंगे, और वहाँ पे कोई भी इस तरह की कोई ख़तरनाक चीज़ हो तो उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये आपको उसका पूरा डायग्राम बताया गया है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। यू कैन रीड दैट। रिस्पायरेटरी जोन ऑफ लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक, वही आपको थ्रू डायग्राम बताया गया है कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है लंग्स है, फिर लंग्स में वो जो है बार बार डिवाइड हो रहे होते हैं और पूरा एक रिस्पायरेटरी ट्री टाइप बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें आप ये एक एक देखेंगे ना, तो ये अल्वियुलर अल्वेलाई होते हैं, फिर इसमें पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए से वो गैसेस एक्सचेंज होता है, और ये आपको उसका डायग्रामिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अच्छा जी, फिर आते हैं हम लंग्स पे। लंग्स जो है ये पेयर्ड ऑर्गन्स होते हैं, पेयर्ड यानी कि दोनों जोड़े में है, और कौन शेप होते हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल चकोर टाइप नहीं है, इट इज लाइक अ कोन शेप, और हमारे थोरेसिक कैविटी में मौजूद होते हैं। थोरेसिक कैविटी चेस्ट कैविटी को कहते हैं जहाँ पे ये मौजूद होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से हार्ट की वजह से एक दूसरे से अलग है, मतलब इसके बीच में हार्ट मौजूद है, और कुछ और स्ट्रक्चर्स भी, जैसे कि हमारा ट्रेकिया, ब्रोंकाई, और इसी तरह एजोफेगस और स्टर्नम, ये सारी चीज़ें बीच में मौजूद होती है। मीडिया स्टेनम सीने के बिल्कुल बीच के एरिया को कहते हैं जहाँ पे हार्ट और स्टेनम वगैरह मौजूद होते हैं। तो ये दोनों लंग्स इन सारी चीज़ों ने एक दूसरे से अलग की हुई है। जो लेयर हमारे लंग्स के इर्द गिर्द मौजूद है उसको कहते हैं प्लूरा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और प्लूरा भी जो है वो प्लूरल मेम्ब्रेन के ऊपर मुश्तमिल होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन
ज़ाहिर है 2 लेयर्स पर वो मुश्तमिल होगा जो मैंने आपको बताया। एक को हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा, एक को हम कहते हैं विज़रल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा जो है वो प्लूरल फ्लूइड उसके बीच में होता है, यानी इन दोनों के बीच में, जैसे मैं आपको बताऊँ कि ये जो है वो 2 लेयर्स हैं, एक पैराइटल और एक विज़रल, ठीक है। इसके बीच में आपको एक इस तरह का फ्लूइड मिलेगा, ठीक है, जिसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, और प्लूरल फ्लूइड इनको लुब्रिकेट करवाता है। जैसे आप ऑयल देते हो ना किसी किसी भी चीज़ को ताकि वो लुब्रिकेटेड रहे, इसी तरह इन दोनों लेयर्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है जो इसको लुब्रिकेट बना रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर लंग्स के जो है इर्द गिर्द या लंग्स के नीचे आपको पता है डायफ्राम होता है, और डायफ्राम जो है वो सुपीरियर, स्लाइटली सुपीरियर टू द क्लेविकल एंड लाई अगेंस्ट द रिब्स इंटीरियर एंड पोस्टीरियरली, हमारे रिब्स के इर्द गिर्द, यानी पीछे पीछे की तरफ और आगे की तरफ, दोनों ही हमारे जो रिब्स जहाँ पे ख़त्म होते हैं ना उसके बिल्कुल नीचे हमारा डायफ्राम होता है। डायफ्राम की हमने बात की थी कि ये जो है कनकेव शेप होता है, यानी ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं होता, थोड़ा सा मोड़ा हुआ होता है या कनकेव शेप होता है, ठीक है। अच्छा, नैरो सुपीरियर पोर्शन इज कॉल्ड एपेक्स, और इसका जो सुपीरियर यानी इसका जो थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं एपेक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं उसकी, हाँ ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको सी शेप नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं डायफ्राम, जो बिल्कुल हमारे रिब्स के नीचे मौजूद होता है, और ये हमारे मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपने अगर प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे की तरफ आता है, और इसी तरह इनहेल करते हैं, फिर जब ये वापस जाता है तो एक धक्का पड़ता है और सांस या हवा जो है वो बाहर की तरफ जाती है, तो हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता है कि लंग्स को जो है वो ब्लड सप्लाई भी होती है, तो वो 2 चीज़ों के ज़रिए होती है। एक को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हार्ट से ब्लड लेके आती है लंग्स में। आप लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा हुआ होगा, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आता है तो वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आता है फिर लंग्स में, लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर वहाँ से वापस जाता है हार्ट में थ्रू पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन जो है वो वापस उसको हार्ट में लेके जा रहा होता है, ठीक है। इसी तरह आप इसमें देखेंगे तो ब्रोंकल आर्टरीज होती है जो कि द ब्रांच ऑफ द एवोर्टा विच डिलीवर द ब्लड टू द लंग्स, ठीक है। ब्रोंकल आर्टरीज जो है वो आर्टरीज होती है जो लंग्स को काम करने के लिए ब्लड दे रही है, ठीक है। एक तो वो ब्लड है जो लंग्स में साफ होने के लिए आता है, एक वो ब्लड है जो लंग्स को खुद चाहिए काम करने के लिए, वो ब्रोंकल आर्टरी के थ्रू आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इसमें भूलनी नहीं। इसके अलावा रिस्पायरेटरी सिस्टम के फंक्शन क्या है? फंक्शन तो हमने पढ़ लिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करवाना, ये टिश्यूज़ तक और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकलवाना, ये उसका मेन फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि इसमें लेरिंक्स मौजूद है, लेरिंक्स जो है वो आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोडक्शन, और इसके अलावा हम स्मेल करते हैं तो वो भी हमारे नोज़ के अंदर कुछ रिसेप्टर होते हैं, स्मेल रिसेप्टर, ठीक है, जो कि आवाज़ सॉरी जो कि स्मेल जो है वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं रिस्पायरेटरी वेंटिलेशन। रिस्पायरेटरी वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि रिस्पायरेटरी इवेंट्स कह सकते हो जिसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन आता है, एक्सचेंज ऑफ केसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। आप जो सांस लेते हो सांस छोड़ते हो, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस को पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन अल्वेलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज, यानी अल्वेलाई जो है और पल्मोनरी कैपिलरी जो है, ठीक है, उसके बीच में यानी बाहर से जो हवा आ रही है उसको अल्वेलाई तक जो पहुंचाया जा रहा है और अल्वेलाई से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के बाहर आ रहा है, ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहलाएगा। और इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमेटिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल, और फिर वही हवा या ऑक्सीजन जो है जब वो सेल्स तक, टिश्यूज तक और ब्लड तक जाता है वो इंटरनल रिस्पायरेशन कहलाता है। तो इन तीनों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। पल्मोनरी वो जो एटमॉस्फेयर के साथ उसका ताल्लुक है, एक्सटर्नल वो जो मतलब जो लंग्स और उसके जो कैपिलरीज है और अल्वेलाई है, ठीक है, उसके बीच में, और फिर जो
रिस्पायरेशन यानी ये जो चीज़ें आपके टिश्यूज़ तक, आपके ब्लड तक पहुंचती है और वहां से वापस आती हैं, वो इंटरनल रिस्पायरेशन कहलाती है। ठीक है। अच्छा, नर्वस कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन। नर्वस कंट्रोल जो है वो हमारा कहाँ से होता है, यानी हमारा ब्रीदिंग सेंटर कहाँ है। ठीक है। तो ब्रीदिंग सेंटर में आपको ये बताया गया है कि दो चीज़ें होती है हमारे ब्रीदिंग सेंटर के लिए ब्रेन में। ठीक है। एक है मेडुला और दूसरा है पोन्स। ठीक है। मेडुला हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है और पोन्स उसके आप कह सकते हो कि उसके रेट और रिदम को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी आप किस तरीके से सांस लेंगे, तेज लेंगे, स्लो लेंगे, तो आप उसको कह सकते हैं। मेनली जो उसका रिस्पायरेटरी सेंटर अगर आपसे पूछा जाए तो वो मेडुला ओब्लोंगेटा है। ठीक है। अच्छा, लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटीज ये देख लें ज़रा। अच्छा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आप मतलब इससे पेपर में सवाल आते हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये थोड़ा बहुत स्टूडेंट कंफ्यूजिंग होता है। तो इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे कि एक नॉर्मल बंदा जो होता है, एडल्ट एवरेज जो मेल होता है, ठीक है, या जो फीमेल होता है, वो तकरीबन 12 दफ़ा 1 मिनट में सांस लेता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर बंदे का 12 ब्रीथ्स पर मिनट हो, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही हो। 12 से 18, 12 से 20 तक हो सकता है। इट इज़ एन एवरेज वैल्यू। ठीक है। अच्छा, जितना आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो आप एक दफ़ा में, यानी एक दफ़ा जब आप सांस लेते हो तो उसमें आप 500 ml हवा अंदर लेके जाते हो और आउट भी लेके आते हो। ठीक है। यानी जितनी हवा आप इनहेल कर रहे हो, अगर आप उसकी कैपेसिटी देखोगे तो वो होगी अबाउट 500 ml, और जितना आप एक्सहेल करते हो वो भी 500 ml होगी। ठीक है। इस चीज़ को, यानी 1 मिनट में आप कितनी हवा इनहेल करते हो, द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रीथ इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम। एक ब्रीथ में एक दफ़ा सांस लेने में आप कितनी हवा इनहेल कर रहे हो, वो कितना वॉल्यूम कहलाएगा, कौन सा वॉल्यूम कहलाएगा, टाइडल वॉल्यूम कहलाएगा, जिसको हम वी टी कहते हैं। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, कैपेसिटी कितनी होगी, 500 ml। ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं द मिनट वेंटिलेशन एम वी। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इज इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड ईच मिनट इज रिस्पायरेटरी रेट मल्टीप्लाइड बाय द टाइडल वॉल्यूम। जितना आपने इनहेल किया है, जितना आपने एक्सहेल किया है, यानी 500 ml, ठीक है, उसको 1 मिनट में कितनी दफ़ा आपने सांस लिया है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हम 1 मिनट में 12 दफ़ा सांस लेते हैं और 1 मिनट में एक सांस में कितनी हवा इनहेल करते हैं, 500 ml। तो आप उसको 12 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 ml तक आएगा तकरीबन, दैट इज़ 6 लीटर्स। तो एक बंदे की जो 1 मिनट में सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 6 लीटर्स, यानी 6 लीटर तक वो सांस लेता है। और इतनी हमारी लंग्स की भी कैपेसिटी होती है कि लंग्स में इतनी ही हवा आती है, 5 से 6 लीटर। ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं लंग्स वॉल्यूम एंड कैपिलरीज कैपेसिटीज़ पे। लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी में आप क्या देखते हो कि इसमें फिर हम थोड़ी सी चीज़ें, जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, लंग्स कैपेसिटी आर कम्बिनेशन ऑफ यूजिंग लंग वॉल्यूम्स। यानी कि कैपेसिटी मतलब आपके लंग्स में कितनी ताकत है, कितनी हवा इनहेल करने की ताकत है। ठीक है। इज द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम जो आप इनहेल कर रहे हो। ठीक है। और इंस्पायरेटरी रिजर्व, इंस्पायरेटरी रिजर्व यानी आप जो इनहेल कर रहे हो ना, तो सिर्फ वही हवा अंदर नहीं जा रही, कुछ हवा अंदर वैसी ऑलरेडी होती है मौजूद, जो कि अबाउट 3100 ml होती है, जो पहले से मौजूद है। 500 आप क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, तो 3100 पहले से मौजूद है, 500 आपने इनहेल किया, टोटल कितना बना, 3600। मेल में इतना होता है। ठीक है। फीमेल में अगर आप देखेंगे तो फीमेल में 1900 पहले से मौजूद होता है, 500 वो इनहेल करते हैं, तो कितना बनेगा, 2400 ml। इसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब जो वॉल्यूम ऑफ एयर पहले से मौजूद है लंग्स में, ठीक है, मेल में 3100, फीमेल में 1900, वो और जितना आप इनहेल कर रहे हो वो, उन दोनों को मिला के जो उसका, यानी प्लस करके जो उसका रिजल्ट आएगा, वो क्या कहलाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है। इसी तरह होती है फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी। इसमें क्या हो रहा है, इट इज द सम ऑफ रेजिजुअल वॉल्यूम। रेजिजुअल वॉल्यूम यानी कि जो उसके अंदर है, ठीक है, लंग्स के अंदर, एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी आपके लंग्स में फॉर एग्जांपल
1200 है, ठीक है। तो 1200 ऑलरेडी रहता है, जितना आप हवा इनहेल करते हो उससे जो है वो 1200 रह गया, बाकी आपने 1200 जो है उसको एक्सेल कर लिया। सो इट इज़ अबाउट 2400 इन मेल्स, इन 1100 प्लस 1800 इन फीमेल्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा होती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? इट इज़ द सम ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि आपके लंग्स में ऑलरेडी मौजूद होती है, टाइडल वॉल्यूम जो आप इनहेल करते हो, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आप एक्सहेल करते हो, ठीक है। तो इसमें कितना 4800 इन मेल्स और 3100 इन फीमेल्स, ठीक है। इसी तरह आप देखोगे तो आपकी लंग्स की टोटल कैपेसिटी जो है वो कितनी बनेगी, 6000 ml इन मेल और 4200 ml इन फीमेल। ये जो नंबर्स है ये आपने याद, टोटल कैपेसिटी जो लंग्स की है मेल में वो 6 लीटर है, फीमेल में जो है वो 4.2 लीटर्स आप कह सकते हो, 4200 ml कह सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट रिस्पायरेटरी सिस्टम, आई होप यू गॉट इट। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और ये मैं अभी आपको कुछ एमसीक्यूज दूंगा, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह के एमसीक्यूज अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि हमने ग्रुप बनाया है, दैट इज़ 100 रुपीज़ पर मंथ पेड ग्रुप है, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे उस नंबर पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा, वहाँ पे आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी, एंड यू कैन जॉइन द ग्रुप। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।